डीप स्टेट क्या है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये ध्रुव राठी है। ये जर्मनी में बैठकर भारत को कोसता है, लेकिन जब जर्मनी के अंदर कोई घटना हो जाती है तो चुप रहता है, क्योंकि तो डीप स्टेट अपने गुर्गों से करवाती है। तो गुर्गा है इंडिया टुडे और गुर्गा है ध्रुव राठी, तो ये दोनों ने मिलकर एक नया षड्यंत्र रचा। और इसकी आंखें नहीं है इंडिया टुडे की। जिस समय अजीत डोभाल चीन के अंदर है, उस समय ये खबर पेंटागन अपनी रिपोर्ट एक प्रकाशित करता है कि जो पाकिस्तान को $1 बिलियन डॉलर दे रहा था, उस पाकिस्तान को $10 बिलियन देने को IMF क्यों तैयार हो गया? वो बाइडेन की करामात थी। सर, इस देश में अभी लगातार ये बात चल रही है डीप स्टेट की, और ये पूरा खेल हो रहा है कि कहां से चल रहा है साजिश। लेकिन हमने कल अजीत डोभाल पे चर्चा की। डोभाल चाइना में क्या गुल खिला रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से बांग्लादेश में कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। नहीं मनीष जी, डीप स्टेट दर्शक जरा समझे, डीप स्टेट नाम का आपको कोई संस्थान नहीं मिलेगा, कोई डीप स्टेट का दफ्तर नहीं बना है। डीप स्टेट क्या है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये ध्रुव राठी है। ये जर्मनी में बैठकर भारत को कोसता है, लेकिन जब जर्मनी के अंदर कोई घटना हो जाती है तो चुप रहता है, क्योंकि इसके मास्टरों को इसका बोलना अच्छा नहीं लगेगा। तो यही डीप स्टेट होता है। इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं। डीप स्टेट आपको कहीं नजर नहीं आता, लेकिन कैसे एक्टिव होते हैं ये आपने देखा। और आपको अभी हम लोग कुछ संयोग से हम लोग अभी दो दिन पहले या एक दिन पहले हम लोग इस पे बात की थी, जिसमें अनुरिमा भार्गव वाली बात आई थी, या इससे पहले हम लोग आए अजीत शाही पे आई थी, उसकी बीवी बात आई। तो ये सब डीप स्टेट के ही हिस्से हैं। और डीप स्टेट का जो आका बैठा है वो तो अमेरिका की डीप स्टेट है। तो उसको मतलब आप इस चीज को कह रहे हैं कि ये जो ध्रुव राठी का खेल है, बेसिकली ये डीप स्टेट से ही जुड़ा हुआ मामला है कि किसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ऐसे लोग। मेरा तो मनीष जी बिल्कुल साफ मानना है कि डीप स्टेट से ये भी जुड़ा हुआ है, और डीप स्टेट से इंडिया टुडे मैगजीन भी जुड़ी हुई है, इंडिया टुडे चैनल भी जुड़ा हुआ। अन्यथा इस तरह के मतलब किस आधार पर इंडिया टुडे ने इसका महिमा मंडन किया कि नंबर 1 है, इसको नंबर 1 पावर लिस्ट 2014 बाय इंडिया टुडे। मैं दर्शकों से बता दूं मनीष जी, क्योंकि अभी बहस छिड़ गई, कि इसको नंबर 1 बताने वाला इंडिया टुडे, और उसी लिस्ट में 10वें नंबर पे है डॉक्टर आनंद रंगनाथन, यानी एक तरह से ज्ञान की खान। इसको मैं उनके पैर के अंगूठे के बराबर नहीं मानता हूँ, सिवाय झूठ की सौदेबाजी, झूठ की दुकानदारी, और वो भी भारत विरोध के झूठ की दुकानदारी करके ये आदमी झूठ का नंगा नाच करता है। इसको इंडिया टुडे नंबर 1 पे रखता है। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन, उनको आज तक कोई जवाब दे ही नहीं पाया। जो तथ्य वो रखते हैं तो कांग्रेसी कुर्सी छोड़ के भागते हैं, या जो विरोधी हैं, जो भारत विरोधी हैं, वो कुर्सी छोड़ के भागते हैं। उनको इस लिस्ट में नंबर 10 पे रखा है, तो एक तरह से उनको अपमानित किया है। तो ये डीप स्टेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? कि डीप स्टेट का दुलारा क्योंकि ध्रुव राठी है, तो डीप स्टेट का हिस्सा क्योंकि इंडिया टुडे है, तो इंडिया टुडे ने इसको नंबर 1 पे रखा। और चूंकि भारत की बात करने वाले आनंद रंगनाथन को 10वें नंबर पर रखकर अपमानित किया, बड़े औरे बौरे टाइप के लोगों को 7वें 6वें 5वें नंबर पर रखा है, और डॉक्टर आनंद रंगनाथन को नंबर 10 पर रखा है। तो देखते ही मैं समझ गया कि ये डीप स्टेट का नंगा नाच है, और ये जाते जाते इसीलिए आपने कहा कि देखिए 9 बजे के आसपास का अपने ट्वीट दिखाया, और ये 2 दिन हो गए जर्मनी में वो इस्लामिक आतंकवाद का जो क्रिश्चियन मेला में घुस गया गाड़ी लेकर के, उसकी जर्मनी में रहकर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन भारत में संभल पे जहर उगला, संभल में जो चीजें बाद में आई उस पर चर्चा नहीं किया। तो ये ऐसा लग रहा है कि सर ये जो इंडिया टुडे ने किया है सब सोरस फंडेड है। जैसे यहाँ खैराती पाड़ाओं को मैक्सेसे मिल जाता है, वो केजरी को मैक्सेसे मिल जाता, तो किस भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले को आप कश्मीर में देख रहे होंगे किस तरह से पुलित्जर अवार्ड ऐसे ऐसे फोटोग्राफर को मिलता है। नहीं, ये इंडिया टुडे डीप स्टेट का हिस्सा है, सोरोस द्वारा फंडेड है। ये वाली लिस्ट अपने आप में बता रही है कि ध्रुव राठी के नाम को नंबर 1 पर रख के पूरा इंडिया टुडे नाच रहा है। और आनंद रंगनाथन ऐसे जेएनयू के बायोटेक्नोलॉजी के वो प्रोफेसर हैं और ज्ञान के भंडार हैं। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करिए, सोशल उसकी बात करिए, उनको नंबर 10 पे। तो ये अपने आप में जो भारत की बात करे, उसका मनोबल कैसे तोड़ा जाए, उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए, उसको किस तरह से अपमानित किया जाए, तो ये डीप स्टेट करती है। तो डीप स्टेट अपने गुर्गों से करवाती है। तो गुर्गा है इंडिया टुडे और गुर्गा है ध्रुव राठी, तो ये दोनों ने मिलकर एक नया षड्यंत्र रचा। और इसकी आंखें नहीं है इंडिया टुडे की कि ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ करता ही नहीं है। ये लगातार, और उसको कई लोग नंगा कर चुके हैं। किसी दिन में भी हम लोग भी बैठेंगे
ये जब भी कोई आता है वीडियो लेकर, तो सिवाय झूठ के, भारत के खिलाफ झूठ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठ, भारत की सेना के खिलाफ झूठ, जिसका पता है भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए उसके लिए मन मन भर के झूठ, और उस झूठे को इन्होंने नंबर 1 पे रखा है। और आनंद रंगनाथन के बारे में क्या कहूं, तो ये तो एक उदाहरण मैंने दिया कि ये डीप स्टेट तो कर रहा है। और आज ये जो ध्रुव राठी वाला कुकर्म है, हमने इसका ट्वीट तो किसी और वजह से निकाला था कि इसने जर्मनी के विजय में, लेकिन साथ ही साथ ये इंडिया टुडे को भी नंगा कर रहा है। ये दर्शक इसको समझें कि अब आता हूं जरा डीप स्टेट का मामला। कि डीप स्टेट को मालूम है कि 20 तारीख को उसकी चिता जलेगी, चिता विता उसकी सब सज गई है। और उससे पहले वो क्या करे, तो जरा दर्शक इसको गौर करें कि आज तो बुढ़ा बाइडेन जो है, अभी उसी के हाथ में सरकार है, उसी का आदेश चलता है। तो आज तो उसने विश्व को ले जाकर तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा कर दिया। जिस तरह से आज रूस पर हमला हुआ है, तो वो जोकर यूक्रेन का जेलेंस्की, वो 3 मिनट 13 में, मतलब उसकी औकात है। लेकिन आज उसने जिस तरह से ड्रोन हमला करके और 6 आदमी रूस में मारे हैं, तो आपको अब जो रूस का जवाब आएगा मनीष जी, तो वो दुनिया उसको देखकर कांपेगी। और ये बुढ़ा लड़ने के इसकी औकात नहीं है। इसको जुझा दिया है स्टालिन को, जेलेंस्की को। तो ये कितने देर लड़ेगा, लेकिन अब सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जानें यूक्रेन में जाएंगी निश्चित मानिए। और वो मेरे ख्याल से हो सकता है हमला शुरू हो गया हो, तो हम लोग तो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये, और आज ये बाइडेन ये जानबूझ कर करके गया कि किसी तरह से वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन बन जाए, ताकि ट्रंप की नाक में दम हो। ये अपने आप में ये इस तरह की खुराफात, इस तरह के कुकर्म ये कर रहा है। और वैसे ही इसने हिंदुस्तान के साथ भी छेड़खानी की है। कि जरा गौर करिए कि 25 अक्टूबर को जिस समय चीन के साथ समझौता हुआ, 25 अक्टूबर को दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर चली गई जहां वो 2020 में थी। उस जगह पे वो पहुंच गई। और इसकी पुष्टि केवल हिंदुस्तान ने नहीं कहा, इसकी पुष्टि वहां चीन के प्रवक्ता ने भी की कि हमारा होगी बातचीत और वो अपने अपने स्थान पे वापस जा रहे हैं। और 2 महीने तक ये चुप रहे। लेकिन जब वो मुंह काला हुआ, वहां पे ट्रंप जीता और बाइडेन के मुंह पे उन्होंने चेरी ब्लॉसम सुपालिश पोत दी। तो ये अब इसको सुपालिश को चमकाने के लिए इस आदमी ने आज मनीष जी, पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि ये कोई कुछ नहीं हुआ है। और ये जो है चीन उसी जगह पे डटा है जहां पे वो 2000 समझौते से पहले था, और कोई समझौते का असर नहीं दिख रहा। और उसका लंबी कहानी है कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, सड़कें बना ली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें तो मोदी ने इतनी बनाई है 10 साल के अंदर, उसी चाइना बॉर्डर पर, जो पिछले 70 साल में कभी नहीं बनी थी। वो तो एंटोनी कह गया कि हम वहां झाड़ी जंकाड़ी रखो, जंगल बना के रखो, तो चीन घुस नहीं पाएगा। वो चीन को इस तरह से रोकने के चक्कर में थे। नरेंद्र मोदी ने हजारों किलोमीटर की सड़क बनाई है, एरोड्रम बनाया है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बॉर्डर के उधर कौन देश क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो उसने एक झूठ बोला कि वो सेना नहीं हटी है, तो वो केवल नंग नाच करने के लिए। क्योंकि अब जो है, कल हम लोगों ने जो बात की थी, वो भाग गया, जो अडानी के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था, तो वो भाग गया, तो उसकी भी धज्जी उड़ गई। तो अब कुछ बचा नहीं है। तो एक तो ये वाला मामला कि किसी तरह से फिर चीन वाले मामले को गर्म करो। और जरा गौर करिए कि जिस समय अजीत डोभाल चीन के अंदर हैं, उस समय ये खबर पेंटागन अपनी रिपोर्ट एक प्रकाशित करता है, वहीं बैठ के बना डाली हो। लेकिन मैंने कहा ना, ये भारत जरा दूसरे टाइप का भारत है। ये इस बात पे थूक देता है कि क्या तुमने लिखा हो, क्या तुम्हारी रिपोर्ट करी, इससे कोई फर्क हिंदुस्तान की नहीं पड़ता। और दूसरा, जो एक अवैध बच्चा पैदा किया था बुढ़ापे में बाइडेन ने, वो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का वो अभी बहका था, तो उसको तो खैर भारत ने डांट दिया कि तुम अपनी औकात में रहो, तो सोच समझ के बोलो। लेकिन मनीष जी, उसके जो बांस शुरू हुआ है बांग्लादेश के, तो उससे भी इस जो डीप स्टेट है, तथा कथित डीप स्टेट है, जो बड़ी पावरफुल अपने आप को समझती थी, उसके भी हाथ के तोते उड़े हुए हैं। कि ये जो अभी कहा जा रहा था कि 20 को जब ट्रंप आएंगे और उसके बाद वो अपना कुछ पॉलिसी बदलेंगे और तब कुछ इस बांग्लादेश के बारे में होगा, उससे पहले ही भारत वहां पासा पलटने की स्थिति में आ चुका है। और आज मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इस तरह की चीजें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन वो चर्चा उसकी होने लगी है, तो जरा मैं बता दूं कि ये बड़ा लंबा किस्सा है। और वो जो अराकान आर्मी है, जो इस समय बांग्लादेश के पानी भरे हुए है, और पूरी तरह से उसका 240 किलोमीटर बॉर्डर पे उसी का कब्जा है, बांग्लादेशी भागे भागे फिर रहे हैं। वो 100% राख की ही बनाई हुई है।
वो रा की कठपुतली ही आप उसको कहिए। थोड़ा सा मनीष जी इसका संक्षेप बता देता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो कि दर्शक इसको समझे कि, और ये इसमें जरा नेहरू की करतूत भी समझिए कि वहां पे बिल्कुल एक जो अपना मनीष जी जो बॉर्डर मिलता है म्यांमार से और हिंदुस्तान का, वो कचिन का बॉर्डर है। कचिन उनका प्रांत एक है, कचिन का बॉर्डर है। तो वहां पर एक संगठन था, वो अपना एक लड़ाई लड़ रहा था कि हमको आजाद करो, हम अपना अलग राज्य बनाएंगे। और वो उसका जो उस समय वो था, जो मुखिया था, वो जाओ टू नाम था। तो वो हिंदू, और जरा ये समझिए कचिन स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह में बना कि उसका बॉर्डर हिंदुस्तान से भी मिलता है और उसका बॉर्डर चीन से भी मिलता है। तो वो पहले हिंदुस्तान के पास आया कि, और उसने यहाँ की, तब ये रात तो थी नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, कि हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी मदद चीन के लिए करेंगे। तो उसको हिंदुस्तान ने दो टुकड़े मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। और उस समय नेहरू थे, तो नेहरू तो बताते थे कि हमको सेना की भी जरूरत नहीं। तो जाओ टू नाम था, उसको उसको उसकी लड़ाई ना चीन से थी ना भारत से थी, वो अपना उल्लू सीधा करना था उसको। उसको लड़ना था म्यांमार से। तो जब भारत ने मना कर दिया तो वो जाकर चौवन लाई से मिल गया, और चौवन लाई ने तत्काल उसको मदद सिर्फ हिंदुस्तान के लिए की कि इसकी मदद करें के जरिए हिंदुस्तान में आतंकवाद भड़काएंगे। तो उसने माओ से तुम ने उसको अपने साथ रख लिया। और उसके बाद 70 के बाद जो वहां पे नंगा नाच शुरू हुआ हिंसा का, वो दुनिया जानती है कि किस तरह से वहां पे अलग अलग उग्रवादी संगठन बने, उनको हथियार चाइनीज मिलते रहे और वो खून खराबा वहां पर करते रहे। और ये पूरा जो प्रोग्राम चला मनीष जी, ये 1988 तक चला। 1988 में तब तक रा बन चुकी थी। तो रा ने फिर उसकी कमान अपने हाथ में ली। रा ने कहा कि दोबारा हमको कचिन से बात करनी चाहिए। तो वहां पे जो, तो उस समय तो वो जाओ टू मर चुका था, कोई एक भ्रंग सिंह थे, तो उनको उन्होंने कहा कि हमसे बात करो। तो भ्रंग सिंह जो तब तक जो कचिन की वो जो आर्मी थी, जो एक तरह से मदद ले रही थी चीन से, उसका चीन से मोह भंग हो चुका था। उसका कारण अभी बताता हूँ। क्योंकि चीन ने कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो हमको इंडिया में आतंकवाद फैलाने दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुमको अलग राज्य बनाने में। लेकिन वो हम लोग अक्सर कहते हैं कि चीन बड़ा सियाना सूदखोर है। चीन ने उसका जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी रत्ती भर भी मदद नहीं की थी। तो वो उसको जो फीलर भेजा रा ने 1988 में, तो उसके बाद वो लंबी चौड़ी बात चलती रही। लेकिन तब तक यहाँ पे सरकार बदल गई, और जिस समय वो जो भ्रंग सिंह था, वो जब उसको जब हिंदुस्तान बुलाया तो चंद्रशेखर यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। तो रा ने चंद्रशेखर से उसकी मुलाकात कराई। चंद्रशेखर ने ओके कर दिया कि ठीक है ऑपरेशन रा करे, फ्री हैंड दिया। और उसके बाद भ्रंग सिंह और वो जो कचिन की आर्मी थी वो काम करने लगी हिंदुस्तान के लिए। और 94 तक वहां पे उसने सब कुछ बताया कि 20 साल में कैसे कैसे चीन ने किया, उसको सब कुछ मालूम था। तो आप याद करिए कि 90 से 92 93 भारतीय सेना ने बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन चलाया था नॉर्थ ईस्ट में, जो बहुत नुकसान हुआ इन आतंकवादियों का, उग्रवादियों का। और वो भ्रंग सिंह हिंदुस्तान के साथ काम कर रहा था, तो बड़ा लाभ हुआ हिंदुस्तान को। लेकिन जब चीन की समझ में आया तो चीन ने भ्रंग सिंह की हत्या कर दी। 94 में उसको गोली मार दी गई। उसके मरते ही वो कचिन आर्मी टूट गई, और एक तरह से भारत का कनेक्शन फिर खत्म हो गया 94 से। 94 से 2014 यानी 2004, ये 10-12 साल, जो 10 साल करीब, ये कोई भारत का वहां होल्ड नहीं रहा, और वो फिर दोबारा वो पनपे वहां पर। लेकिन उसके बाद 2007-8 में जो है, फिर रा ने एक बार दोबारा कोशिश की कि चलो, वो वहां पर चीन ने कब्जा कर लिया। जो कचिन आर्मी थी वो तो भगत सिंह के बाद खत्म हो चुकी थी। तो रा ने 2007-8 में जाकर उस कचिन आर्मी को दोबारा पुनर्जीवित किया ताकत देके। और दर्शकों को कहूंगा इस पूरी कहानी में बहुत डिटेल, बहुत आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि जरा आप एक बात और गौर करिए कि हमारी एजेंसियां कितनी पावरफुल है। वहां पे सीधी लड़ाई आमने सामने की चीन की एजेंसी से थी कि उस मरे हुए संगठन को दोबारा जब जिंदा करने की ठानी, तो 2007 में तो उसको दोबारा खड़ा कर दिया कचिन आर्मी को वहां पर रा ने। और जब वो इतनी मजबूत हो गई कि पूरे कचिन प्रोविंस में उसका कब्जा हो गया, तो उसी दौरान 2004 आर के करीब वो चीन ने आईएसआई को बुलाकर, वो जो अराकान प्रांत है वहां से 240 किलोमीटर सीमा लगती है, तो हिंदुस्तान को घेरने के लिए कि तुम वाया बांग्लादेश, क्योंकि वहां खालिदा जिया की सरकार थी, कि तुम जो बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान में घुसो, और हम तो इधर से अगुरा, तो एक तरह से दोहरी मार हिंदुस्तान को मारने की तैयारी के चक्कर में उसने आईएसआई को बुला लिया। आईएसआई जैसे ही वहां पहुंचा, तो आईएसआई ने वहां वहां और अराकान, दर्शक समझे कि रोहिंग्या मुसलमान जो है मनीष जी,
उनका सबसे बड़ा अड्डा अराकान स्टेट वही प्रांत है। वहां पर सर्वाधिक संख्या में मुसलमान रहते हैं, वो सब रोहिंग्या मुसलमान है और रोहांग मुसलमान है, उनको रोहिंग्या रोहिंग्या कहा जाता है। अब इसमें एक ट्विस्ट और देखिएगा, तो वहां पे आईएसआई ने दो संगठन बनाए थे, एक अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी और एक रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दो संगठन वहां पे काम करने लगे और इन्हीं का वहां पे चल रहा था, कोई तीसरा था ही नहीं। तो कचिन आर्मी जब वहां कचिन हो गई तो उसको रा ने कहा कि अब तुम अराकान की तरफ जाओ, और अराकान में जाकर रा ने ऐसा उनकी मदद की, इतनी बुरी तरह से मदद की कि आज की तारीख में वो दोनों जो आईएसआई के थे वो तो गायब हो चुके, और वहां पर अराकान आर्मी बनी और अराकान आर्मी का पूरा राज है। और उसको जो म्यांमार की सेना है उसको भी उससे समझौता करके चलना पड़ता है कि ठीक है तुम अराकान तक रहो, हमारे इसमें डिस्टर्ब ना करो। और अभी तक कोई अराकान आर्मी का लेना देना नहीं था, लेकिन जब ये बांग्लादेशी बाइके, जब इन्होंने बताया कि हम बिहार उड़ीसा और सब अपना नक्शा बना के ट्विटर पे बांग्लादेश बनाने लगे, तो उसके बाद अराकान आर्मी को समझ सकते किधर से इशारा हुआ। वो 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 एक तरह से वो प्रॉक्सी आर्मी इंडियन आर्मी है फिलहाल अभी तक। तो वो टूट पड़ी इनके ऊपर, और अब मुसल जो है वहां पर बांग्लादेश का जो 240 किलोमीटर का बॉर्डर है बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। और बांग्लादेश का सारा ध्यान उधर से है कि भगवान जाने यहाँ क्या हो जाएगा। तो ये सब जो घटनाक्रम है इससे बौखलाई हुई है डीप स्टेट कि वो जो बच्चा उन्होंने पैदा किया था पैदा होते ही परेशानी में फंस गया, वो ट्रम्प आएंगे तब मरेगा, उससे पहले ही कोई मारने के लिए तैयार बैठा है। और वो खुखार लोग हैं, वो कोई गांधीवादी लोग नहीं है, वो जो अराकान आर्मी है, और वो नंगा नाच अपना कर रहे हैं उस बॉर्डर के ऊपर। तो आपको बांग्लादेश हो और चाहे अभी उस पे आते हैं भिखारिस्तान पे होनी चाहिए। नहीं, बांग्लादेश पे जब चर्चा करें तो देखिए फुदक रहा था बांग्लादेश भिखारिस्तान पे आने से पहले, ये फुदक रहा था अभी कि इसको बृहत बांग्लादेश चाहिए। हाँ, ये बंगाल को मिला करके असम को मिला करके बृहत बांग्लादेश चाहिए। ये कट्टरपंथी सरकार का सलाहकार है, ये तो सुपर सरकार बना चुका है बुड्ढा। महफूज आलम द्वारा भारत के सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। विदेश मंत्रालय ने आगाह किया कि अपनी सार्वजनिक टिप्पणी को लेकर सतर्क रहे, मतलब कह दिया कि ठोक देंगे आकर के। तो तुरंत उसने डिलीट कर दिया उस पूरे अपने सपोर्ट जो उसके फेसबुक पे जो कमेंट्स थे कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम को मिलाकर के वो बृहत बांग्लादेश बनाएगा। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि हमने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के समक्ष अपना कड़ा विरोध जताया। हम समझते हैं कि उस उल्लेख समझ में आया होगा और उसे डिलीट कर दिया होगा। तो ये औकात है इनकी, ये फरफरा रहे थे, मतलब चारों तरफ से कहते हैं ना कि कांख में ऐसे दबे हुए हैं तब भी ये फरफरा रहे हैं। अभी तो एक मोर्चा खोला है रा ने, तो हाय हाय दैया वहां पे शुरू हो गया, हाफत होना शुरू हो गई है। और ये महफूज आलम वो जो दो लौंडे लेके गया था यूनुस, अब यहाँ पे तख्ता पलट के बाद अमेरिका गया था, जैसे बुड्ढा बाइडेन बड़ा प्रसन्न होकर नाच रहा था उसके साथ, वो दो लौंडों में से एक लौंडा है ये जो महफूज आलम है। तो अभी अज्ञात वीर वहां सक्रिय नहीं हुए हैं मनीष जी। और वो जब आईएसआई के शिकंजे में रहने वाले लोगों को 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, तो ये तो पट गिरेंगे जिस दिन मूड बन जाएगा। अभी भारत वहां पे खून खराबा करने के मूड में नहीं है, इसीलिए उसने ट्वीट डिलीट किया कि अब ये खतरा है। तो इनकी औकात अच्छे से, वो जो मैंने कहा ना ये अवैध बच्चा उस डीप स्टेट का था, तो डीप स्टेट की समझ में आ गया कि कितने पानी में है, और उसके जो उसका पूरा राग रंग बनाया था उस सब मट्टी में मिला जा रहा है। तो इस वजह से वो तिलमिलाए हुए हैं। और एक जो डीप स्टेट का खेल और समझिए कि जो पाकिस्तान को $1 बिलियन डॉलर दे रहा था, उस पाकिस्तान को $10 बिलियन देने को आईएमएफ क्यों तैयार हो गया? वो बाइडेन की करामात थी। तो अभी तो मिली नहीं हो तो किस्तों में मिलेगी, लेकिन वो अभी ट्रम्प के आने के बाद क्या फैसला होता देखिए। लेकिन वो मिलना की थी, तो वो आज उसके उसके कहां से बांस हो रहा है। दर्शक इसको भी जान लें कि कल रात में यानी जो बीती रात है उसमें 4 बजे उसके ऊपर जो हमला हुआ है, तो खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे 17 लोग मरे हैं, 16 जवान मरे हैं, और एक जो है वो उनके साथ जो कुक था खाना बनाने वाला उसकी मौत हुई है। लेकिन वो जो तालिबान जिन्होंने हमला कर मारा है, वो कह रहे हैं कि ये 17 नहीं, ये 35 लोग मरे हैं, हमने 35 लोगों को मारा है। तो आप जरा गौर करिए
कि वो 35 लोग एक साथ निपटाए जा रहे हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में वो हमला हुआ है, हुआ किसकी वजह से? वो तालिबान छाती ठोक कर कह रहा है कि हमने किया है। तो हम लोगों ने कल ही बताया कि गेहूं और गुड़ और दवा दी पहुंचाई है हिंदुस्तान, और उसकी बड़ी महंगी कीमत वो ले रहे हैं। तो वो जो डीप स्टेट यहाँ पे मोहरे उसने बिछाए थे शतरंज के एक बिसात पे, वो सब जैसे तितर बितर हो गए। कोई मोहरा इधर से उधर उठा के फेंक दिया गया कि अब ये मोहरा दोबारा शतरंज की बिसात भारत बिछाएगा, भारत के तेवर ये बता रहे हैं। तो अपने आप में वो तिलमिलाहट है। तो अब वो झूठी खबर चीन की छापे या कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ता था जब यहाँ पे कायर प्रधानमंत्री था, अरे अमेरिका ने ऐसा कह दिया, अरे फलाने ने ऐसा कह दिया। भारत कहता तुमने कह दिया, तुम्हारी ऐसी तैसी, हम करेंगे अपने मन की। तो भारत ने उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया है। तो ये है आज का भारत। मैंने आपको कुवैत से शुरू किया था कि 6 मुसलमान देश, और वो दुनिया के धनी देशों में से कोई, उनमें से कोई भी भिखमंगा नहीं है। और उन्हीं में से एक मुसलमान देश में कार्यक्रम, और उसके गेस्ट ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको यहाँ छोटा पजामा बड़ा कुर्ता काफिर काफिर कह के जवान घिसी जा रही पिछले 10 साल से। तो उनको तमीज नहीं है, जहां पे मक्का मदीना है उनको तमीज नहीं है कि वो काफिर है। इनको तमीज है जो ये चरस वाली मस्जिद बनवा के टेढ़े टेढ़े घूम रहे हैं। तो ये सोच लीजिए किस तरह की उल्टी गंगा इस देश में बहा रहे हैं। बिल्कुल। और इनका आलम यह है कि आप पिछले दिनों हम लोग चर्चा करते, मैं बार बार सोचता हूं कि वो चावला कहां गया, है ना, जिसको खालिस्तान चाहिए था। वो चावला पिछले मुझे लगता है 1.5-2 साल से वो कहीं सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन देखिए तेरा मेरा होगा क्या, ये फुदक रहे थे तालिबान को लेकर के। अफगानिस्तान में जब उन्माद हो रहा था तो इन्हें लग रहा था कि जब ये हवाई जहाज पकड़ के लटक लटक के उड़ रहे थे तो पाकिस्तान भी फुदक रहा था, और यहाँ पर पाकिस्तान को अपना बाप मानने वाले भी फुदक रहे थे। ये क्या हो रहा है वहां तेरा मेरा वाले का? तो डीप स्टेट का तो वो भी तो एंगल है, जो पाकिस्तान में इतने ज्यादा आर्मी के लोग मारे गए हैं। आज ही मुझे लग रहा है कि करीब दर्जन भर से ज्यादा, कल 18 पाकिस्तानी सेना जो है कल भी तालिबानियों ने निपटा दिया। वो ये उन्हीं कैसा मतलब तेरा मेरा है? बीती रात को 4 बजे हमला हुआ है। तो उसमें 18 तो ये कह रहे हैं मनीष जी, वो तालिबान कह रहा है कि 35 मारे हमने, वो कह रहा 35 मारे हैं। उसका जो अपना स्टेटमेंट है वो और मतलब जब तालिबान इस तरह से कूट सकता है तो इनकी क्या स्थिति होगी, ये कल्पना कर सकते हैं। ये आपने बढ़िया कहा कि सोच लीजिए किस तरह की आर्मी है कि वो मतलब खुद खाने पीने के लिए नहीं, जिस तालिबानियों को जो खुद भूखे नंगे हैं वो इनका ये हाल कर रहे हैं। और तब मुझे इसीलिए कहता हूँ, जब हम लोग छोटे थे ना, कहते हम तो बस खाते हैं ना, मांस खाते हैं, वो खाते हैं तो हम ज्यादा मजबूत हैं, हिंदू कमजोर होते हैं। अफगानिस्तान ये प्राकृतिक ये बनावट पे नहीं जाते कि भाई उस भौगोलिक स्थिति होती है जहां उस क्षेत्र का। अब चाइना वाले कद काठी में छोटे हैं, जापान वाले कद काठी में छोटे हैं, तो क्या सुमो पहलवान तो वहीं से निकलता है सब। तो ये एक नैरेटिव इस देश में बनाया जाता था, आज ये कूटे जा रहे हैं आपस में। और मनीष जी कार्यक्रम अपना पाकिस्तान में भी देखा जाता है और बड़े ठीक ठाक देखा जाता है। उसका कारण बता दूं, क्योंकि आपने गोपाल सिंह चावला की बात कर दी। तो गोपाल सिंह चावला तो अब मेरा निश्चित मानना कि वो मर गया, क्योंकि होता तो कहीं तो आता, कहीं बॉडी दिखाते हुए AK-47 लहराते हुए वो कहीं तो गायब। अज्ञात वीर नहीं तो निपटाया होगा ना, वरना तो ऐसे तो इतने लोग जो अज्ञात वीरों ने निपटाए, सिर्फ उसी की बात नहीं आई, बारी बारी से सबकी आई, उसकी खबर भी नहीं आई। खबर भी नहीं आई, तो वो तो निपट गया। और दूसरा, मैं मसूद अजहर के लिए 2019 से जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, मैं तब से कह रहा हूँ, और हम लोग, और सिर्फ हम ही लोग कह रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि वो मर चुका। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा 1-2 महीना पहले उसका बड़ा आया कि वो तो मसूद अजहर का वीडियो आ गया और ऑडियो आ गया। मैंने बड़ा ढूंढा, बड़ा देखा, जो नाच रहे थे यहाँ खैराती, वो न तो ऑडियो था ना वीडियो था, भगवान जाने कहाँ इनको नजर आया। तो वो इतना हल्ला मचाने के बाद एक तरह से पाकिस्तान ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हमने मसूद अजहर जिंदा है, लेकिन वो है वह नहीं। तो अज्ञात वीर काम तो उसका भी, अज्ञात वीर क्या, उसको तो हमारी सेना ने एक तरह से डंके की चोट पर मारा है, जिस समय बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी। तो ये एक हिंदुस्तान तहस नहस करने में जुटा हुआ है, और एक तरफा जुटा हुआ है। ये भी नहीं कोई हमको बड़ी चोट पहुंच रही, कभी कभार कुछ हो जाता है, मगर बड़े एक तरह से एक तरफा मार रहा है। और उससे डीप स्टेट को आग लगी हुई, क्योंकि सारी उम्मीदें तो उसकी इन्हीं लोगों की थी, पाकिस्तान पे थी, बांग्लादेश पे थी, चीन पे थी। चीन से दुश्मनी है उसकी, लेकिन उसको लग रहा था कि चीन जो है भारत को खा जाएगा, तो वो चीन अब दोस्ती के मूड में आ गया है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल। और देखिए रेणु जी कह रहे पाकिस्तानी मीडिया ऑलवेज टॉक अबाउट अज्ञात वीर, हमारे अज्ञात वीरों के बारे में। फिर इस पे आता है कि देखिए सोचिए कि
मनीष जी, उन अज्ञात वीरों ने जो 50 हत्याएं की हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक भी तो सामान्य हत्या नहीं है। वो जो बड़े टाइट सिक्योरिटी में रहते थे, ISI की बड़े हाई सिक्योरिटी में थे, उनको मारा और जेल के अंदर जाके मारा है। यानी जेल के अंदर बंद आदमी को जहर देके मार दिया। तो सोच लीजिए, हमने कहा जो अभी शुरू कहा था कि हम लोग अपने घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो सोच लीजिए कि हमारी एजेंसियां कितनी तगड़ी हैं। हमारी एजेंसियां कितनी तगड़ी। और इसीलिए सोचिए, कल्पना कीजिए, मैं कंक्लूड करने से पहले, कि मुंबई पर आतंकी हमला हुआ और हम इस स्थिति में भी नहीं रहे कि पाकिस्तान से बस प्रेम पत्र देते। जो गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए मोदी कहा करते थे, ये प्रेम पत्र भेजना बंद करो। यहां मजाक उड़ाते थे, पाकिस्तान का क्या किया, पाकिस्तान का क्या किया। सिर्फ युद्ध कहने, मुझे लगता है कि शायद चाइनीज स्टाइल ज्यादा अपनाया कि युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं लड़ना है, उससे क्षति अपनी ज्यादा होती है। पूरे पाकिस्तान को आप युद्ध में भी ऐसी तबाही, तो मुझे लगता है भारत युद्ध से भी पाकिस्तान को नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा है कि घोषित ही नहीं हुआ। बांग्लादेश तो 1971 में घोषित हो गया, उसके 3 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। और उस पाकिस्तान में जिसमें हम अजहर मसूद तमाम हमारे हवाई जहाज का अपहरण करता था, उन्माद फैलाता था, और हम कुछ नहीं उखाड़ पाते थे उसका। आज उसके पूरी तरह से उसका जितने भी उन्मादी थे, जितने भी चावला और मसूद अजहर जैसे लोग, उसे निपटा दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को भी इससे सीख मिल रहा होगा। और यदि बेहतर हो कि इससे यहाँ रहने वालों, मुझे तो ज्यादा चिंता होती है यहाँ रहने वाले यदि सीख लें तो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की स्थिति मनीष जी, वहां के जितने यूट्यूबर है, मैं करीब करीब सबको देखता रहता हूँ। और उसमें जो पब्लिक, उसमें तो पब्लिक बोलती है, बहुत से जो बड़े कट्टर होते हैं पाकिस्तानी समर्थक। लेकिन एक बात को 100% लोग कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान अपना फाटक खोल दे, वो बाघा अटारी पे है, और कह दे कि हम तुमको सबको ले लेंगे बिना वीजा के, बिना किसी रोक टोक के, तो वो कहते हैं कि 95% पाकिस्तान बॉर्डर पार करके उधर चला जाएगा। 5% जो आर्मी है वो यहाँ पे पाकिस्तान में रहेगी। और ये वहां की जनता एक स्वर से कह रही। तो पाकिस्तान किन हालात में पहुंच चुका है, ये अपने आप में वो वहां की जनता के भाव बताते हैं। बिल्कुल। और यहाँ रहने वाले अभी भी बाप ढूंढ रहे हैं कि हमारे बाप दादा जो वहां चले गए, अभी भी लाहौर में, और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। मतलब यहाँ रहने वाले जो है वो सूखे पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े, वो सोच रहे हैं यहाँ से अभी आम गिरेंगे तो इनके जिंदगी भर नहीं गिरेंगे, मर के चले जाएंगे। इसीलिए हमने समझने की कोशिश की कि डीप स्टेट का मामला है क्या और किस तरह से अब ये अंतिम सांस ले रहा है। इसलिए हमने दिया बुझने की बात करी है। हाँ।